छात्रों नमस्कार। हाँ, एक फिजिक्स में हल्का सा डेरिवेशन है, उसको आज हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, मतलब डिराइव करते हैं। उसके पहले हमें रेखीय आवर्धन समझना है, फिर हम रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन भी करते हैं। तो आपने देखा कि यदि हम अवतल दर्पण के सामने, जैसे आपका अवतल दर्पण हो गया, वस्तु को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखते हैं तो हमें अलग अलग स्थितियों के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जब हम अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो हमें, जब हम अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर कोई वस्तु रखते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत हमें रेखीय आवर्धन समझना है। ये आपका एफ है और ये वक्रता केंद्र सी है। ये कोई वस्तु है जो ये रखी हुई है। वस्तु का नाम हम देते हैं, ये वस्तु है, वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु को हमने काय से प्रदर्शित किया, ए बी। और ये जो हमारा दर्पण है इसको हम कहते हैं M1 M2। मतलब M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। अब वस्तु से किरण चलेगी, देखो ये किरण चली और क्या हुई, परावर्तित। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से। देखो ये फोकस से होकर के गुजर रही है। ये परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजर रही है। आपने देखा एक अन्य किरण भी चलती है। किरण तो आप जितनी चाहो उतनी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा किरणें डालने से चित्र आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो ये है, ये किरण चली और ये परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट करके आती है। ये परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट करके आ गई। और एक अन्य किरण है जो वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती। एक किरण ले लीजिए, ये अन्य किरण वक्रता केंद्र C से होकर के गुजर रही है। ए भी एक हमारी क्या है, वस्तु है। वस्तु से एक किरण ये चली, परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर के गुजरती है। ये हमारा फोकस F है, ये हमारा फोकस F है। और एक अन्य किरण ये भी चली, यहाँ पड़ी हो, परावर्तन के पश्चात ऐसे आ जाती है। और एक अन्य किरण जो है वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है और उसी मार्ग से दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, क्योंकि वक्रता केंद्र C से होकर के जा रही है। चूंकि यहाँ पर ये दोनों किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, या तीनों किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। चूंकि यहाँ मिल रही हैं तो वस्तु का जो
सर है जो नीचे मिल रही है तो नीचे तरफ हो जाएगा। तो देखो ये प्रतिबिंब ये बन जाता है, ये बन गया। ए भी हमारी क्या थी? वस्तु। ए भी एक वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब ये बन गया। अब बेटा प्रतिबिंब का नाम क्या हो जाएगा? तो देखो ए भी एक वस्तु थी, तीर की नोक कहाँ है? ऊपर, तो ऊपर हमने ए लिखा और इसकी पूंछ पर क्या लिखा? बी। तो ये भी एक क्या हो गई? वस्तु। अब सर कहाँ को हो गया? नीचे को। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना वो बना ए डैश, ए डैश, बी डैश, ए डैश, बी डैश हमने प्रतिबिंब को नाम दिया। ए बी क्या है? आपकी वस्तु, और जो इसका प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने ए बी कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। संयोग से हमने वस्तु वक्ता केंद्र सी के बाहर रखी है, मतलब अनंत सी के बाहर वस्तु रखी है, तो स्वाभाविक है कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सी और एफ के बीच बनता है। सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। हम ज़्यादा किरणों से ना समझा करके बड़ी सीमित सी किरणें समझाते हैं, सीमित किरण। तो इस रेखा, इस वाली किरण का हमारा कहीं कोई उपयोग नहीं लग रहा है हमें कि कोई उपयोग है। आप चाहें ऐसा भी चित्र बना लें, ऐसा भी चित्र बना लें और ये किरण ऐसे दिखा दें, लेकिन हम आपको समझाने के लिए कि आपको क्लियर सहूलियत से समझ में आ जाए तो हम इस किरण को मिटा देते हैं। देखो ये हमने किरण ली, मिटा दी, उपयोग नहीं है, या इसके मिटाने से ये वाला चित्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रेखीय आवर्धन का जो डेरिवेशन है वो समझ में आ जाएगा। ये किरण भाई जब यहाँ से कोई किरण जा रही थी, ऐसे लौट रही थी, तो हमने जब ये मिटाई तो ये तो ऑटोमेटिक मिटेगी, तो हमने इसको मिटा दिया। अब ये हमारी ये है किरण, मतलब आप देख रहे हैं कौन सी किरण है आपकी? ये किरण है, ऐसे आई और ऐसे परावर्तन के पश्चात ऐसे लौट गई। एक किरण वक्ता केंद्र सी से होकर के आई और उसी मार्ग से वापस लौट गई। ये वस्तु है। तो आप को रेखीय आवर्धन समझना है कि रेखीय आवर्धन क्या है। ये आपका प्रतिबिंब है और ये वस्तु है आपकी। रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, देखिए रेखीय आवर्धन बराबर हम लिख सकते हैं, रेखीय आवर्धन आप भी लिखते चलें या बाद में लिख लें। रेखीय आवर्धन बराबर होता प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या बनेगी? देखो ये बटे में लिखा है, बटे का मतलब अनुपात। जैसे हम लिख दें 1/2 तो आप इसको पढ़ सकते हैं 1:2। 3/4 लिख दिया तो आप इसे पढ़ सकते हैं 3:4। इस तरह से समझते हो ना। इसी तरह से जे बटे में लिखा तो ये क्या लिखा है? अनुपात। तो रेखीय आवर्धन की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब आपका क्या है? प्रतिबिंब आपका क्या है? देखिए रेखीय आवर्धन को हम काय से लिखते हैं? एम से, एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश, ए डैश बी डैश बटे वस्तु की लंबाई ए बी। अब प्रतिबिंब को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो आई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं?
आई से, प्रतिबिंब को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, ओ से। तो आपका m बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई बटे ओ, आई बटे ओ हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? आई बटे ओ। रेखीय आवर्धन समझ में आ गया। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, बटे में लिखा है ना, तो अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब आप हेडिंग डाल लें और लिखें, हेडिंग डालें रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेंट। हाँ लिखें, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तुओं को भिन्न भिन्न दूरियों पर रखते हैं तो उसके हमें अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अतः अब लाइन चेंज करके लिखें, इनवर्टेड कॉमा के अंदर जाएगी पूरी डेफिनेशन। अतः लाइन चेंज कर दें, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा बंद, बीचों बीच लिखें, अतः रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। आपने लिख लिया। रेखीय आवर्धन को कैसे प्रदर्शित करते? m से। तो रेखीय आवर्धन के जस्ट नीचे लिखें m बराबर a डैश b डैश। a डैश b डैश आपका क्या है? प्रतिबिंब है, और ए बी क्या है? आपकी वस्तु है। तो a डैश b डैश बटे ए बी। और प्रतिबिंब को काय से प्रदर्शित करते हैं? आई से, और वस्तु को ओ से। तो m बराबर आई बटे ओ, m बराबर आई बटे ओ। इसे चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर लें। अब आप हेडिंग डाल लें, रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक, रेखीय आवर्धन के लिए व्यंजक, व्यंजक या सूत्र। जी आपने हेडिंग डाल ली। देखो बेटा, अब समझें थोड़ा। अब हमें सूत्र ड्राइव करना है तो आपको पहले इस तरह से चित्र बनाना है। मैंने इसका कंप्लीट चित्र बनाया हुआ था, चूंकि उस किरण का कोई उपयोग नहीं था तो वो किरण हमने मिटा दी थी। अब आपने चित्र बनाया तो आप क्या देखते हो? M1 M2 एक क्या है? अवतल दर्पण है। M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है? P है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। फोकस क्या है? F है। AB क्या है? एक वस्तु है जो दर्पण के सामने रखी है, और इसका प्रतिबिंब का क्या बनता है? A डैश B डैश बनता है। आपने जो देख ही रहे हो चित्र में, तो आप चित्र बना लीजिए। आपने चित्र बना लिया होगा। अब लिखें, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C व फोकस F है। AB एक वस्तु है। कैपिटल A बनेगा, कैपिटल B बनेगा। ए लिखेंगे, AB एक वस्तु है जो दर्पण के सामने रखी है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है।
आपने लिखा। अब देखो, आप जानते हो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं? दर्पण से वस्तु तक की दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं? यू से। तो चित्र में आप प्रदर्शित कर दीजिए। देखो यहाँ से दर्पण से, और ये है वस्तु, ये क्या हो गया? दर्पण से वस्तु तक की दूरी। और प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को काय से प्रदर्शित करते हैं? V से। तो यहाँ V बना दीजिए, और यहाँ जितना जहाँ तक वो है इसकी सीध देख लीजिए, ये है, और ये हो गया आपका V हो गया। दर्पण से वस्तु तक की दूरी U, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी V, ये हो गई। अब आप चिन्हों सहित लिखिए, चिन्ह प्रणाली के सहित लिखें। चित्र से, काय से देख करके लिख रहे, चित्र से देख करके लिखो। ए बी क्या है बेटा? ए बी बराबर आप जानते हैं क्या है? वस्तु। ए बी क्या है? ए बी वस्तु की लंबाई है। ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई नहीं प्रदर्शित कर रही, ए बी वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर काय से प्रदर्शित करते हैं? ओ से। चिन्ह प्रणाली के अंतर्गत लिखना है आपको ओ धन का ही होगा। क्यों होगा ओ धन का? क्योंकि वस्तु मुख अक्ष के ऊपर है। अगर कोई चीज मुख अक्ष के नीचे होती तो उसका मान ऋणात्मक। आपने पढ़ा था मुख अक्ष के ऊपर नापी गई, मुख अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, और मुख अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई दर्शा रही है। ए बी वस्तु की लंबाई बराबर ओ। अब आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश क्या है? आप देख रहे हैं किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है बेटा? काय से प्रदर्शित करते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को? आई से। प्रतिबिंब की लंबाई को काय से प्रदर्शित करना? आई से। चूंकि प्रतिबिंब के कहाँ को बना है? नीचे की दिशा में बना, नीचे की तरफ बना है। तो मुख अक्ष से आप नीचे बना है, तो मुख अक्ष के नीचे की नाप क्या हो जाएगी? ऋण की। मुख अक्ष के ऊपर की माप धन की होती और मुख अक्ष से नीचे की माप ऋण की होती। तो आई का मान कैसा होगा? माइनस का। समझ में आ गया? अब देखिए दर्पण से वस्तु तक की दूरी, मतलब P से B, P और B। देखो P ध्रुव है और B वो बिंदु है जहां पर वस्तु रखी गई है। B वो बिंदु है जहां पर वस्तु रखी गई है। तो PB क्या है? देखो PB बराबर लिखें, PB दर्पण से कह सकते हैं या दर्पण के ध्रुव से। दर्पण से भी कह सकते, दर्पण से वस्तु तक की दूरी या ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। तो हम लिखते हैं दर्पण से वस्तु तक की दूरी। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को काय से लिखते हैं बेटा? U से। PB आपका क्या है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी, और दर्पण से वस्तु तक की दूरी को काय से लिखते हैं? U से। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा, आप चिन्ह प्रणाली पर गौर करिए, आपने क्या पढ़ा है कि वस्तु की ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो वस्तु तो बाएं साइड रखी है ना, तो बाएं साइड की दूरी कैसी होगी? ऋण की। इस वजह से इस U का मान काय का हो जाएगा? ऋण का, मतलब माइनस का हो जाएगा। अब यहां बना है प्रतिबिंब, तो PB डैश, PB डैश क्या होगा? विचार करिए, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। PB डैश बराबर दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की
दूरी, ये बेटा काय दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को काय से लिखते हैं, v से। अब इसके चिन्ह पर विचार करिए, तो प्रतिबिंब भी इसी साइड बना है ना प्रतिबिंब इसी साइड, तो इसका मान भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ये आपने लिख लिया। अब देखो, अब विचार करिए, ये आपने सब चीजें लिख ली। अब आप विचार करिए कि क्या कैसा क्या है इसमें। देखो अब दो त्रिभुजों में देखो, ए पी बी, देखो ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखें, और दूसरा त्रिभुज आपका देखो ये बना है, ये दूसरा त्रिभुज बना है। तो कौन कौन त्रिभुज में देखना, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में देखो, लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में देखो, आपको दोनों त्रिभुज दिख रहा है। एक जे पूरा त्रिभुज देखो जे गया ऐसे, अन्य लाइनों को भूल जाओ जो त्रिभुज बन रहे हैं, और दूसरा क्या बन रहा है, ए डैश पी बी डैश। इसमें देखिए आप लोग, तो आपने क्या देखा कि ये किरण यहां से चली थी, तो ये कौन सी किरण हुई, आपतित, और ये जो कोण बना यहां, ये कौन सा कोण बना, आपतन कोण आई, और किरण परावर्तित होकर के ऐसे लौटी, तो ये कौन सा कोण बना, आर, आपतन कोण। पर आपने परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं कि नहीं होते हैं भाई। तो जे कोण और जे कोण दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज का जे कोण और इस वाले त्रिभुज का जे कोण आपस में दोनों कैसे हो गए भाई, बराबर। और आप ये देख रहे हैं जे कोण कितने अंश का है, बी कोण कितने अंश का, 90 अंश का, और इसका बी डैश कोण कितने अंश का है, क्योंकि वस्तु सीधी है ना, लंबवत रखी है, तो जे भी 90 अंश का हो गया। तो देखिए इस त्रिभुज का जे कोण और इस वाले मतलब त्रिभुज ए पी बी का जे कोण 90 अंश का, और ए डैश पी बी डैश का जे कोण 90 अंश, दोनों चीज बराबर हो गए, और जे कोण दोनों बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज में दो चीजें बराबर होती है, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। तो जे त्रिभुज और जे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समकोणिक। चले लिखते हैं, कोण ए बी पी, भाई जिस कोण को हमें लेना है उसे बीच में लिखना पड़ता है हमेशा, तो जिस कोण को हम लिख रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। अब हमें बी कोण दर्शा रहे हैं ना, तो बी कहाँ आना चाहिए, बीच में। कोण ए पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, कैसे हैं दोनों, समकोण, दोनों त्रिभुजों समकोण। अब जे कोण ले लो, कोण तथा लिख लेंगे, तथा कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। ये भी दोनों बराबर हो गए। कैसे, किस नियम से बराबर होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन, किस नियम से बराबर हो गए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हो गए दोनों बराबर कि नहीं हो गए। तो जब दो चीजें बराबर हैं तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक बराबर निकलती है। इसका मतलब
त्रिभुज APB और त्रिभुज A डैश P B डैश, ये दोनों कैसे हो गए? समकोणिक। अतः त्रिभुज APB व त्रिभुज A डैश P B डैश समकोणिक हैं। और जब समकोणिक हैं तो इस त्रिभुज की जे वाली भुजा और इस त्रिभुज की जे वाली भुजा, और बड़े त्रिभुज की जे वाली भुजा कौन? PB, और छोटे की PB डैश अनुपात में होती हैं, ऐसी प्रमेय हैं। जब ये समकोणिक हैं, अतः चूंकि हमें जो आवर्धन का हमने सूत्र ड्राइव किया था उसमें आपने देखा था कि उसमें क्या था? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है और वस्तु की लंबाई कहाँ है? नीचे। तो हम पहले प्रतिबिंब की लंबाई लेते हैं। अतः A डैश B डैश, इसकी जे भुजा A डैश B डैश बटे जे वाली भुजा, देखो वैसे ही है ना, जैसी जे बनी इसी तरह से जे है। A डैश B डैश बटे क्या हो जाएगा? AB बराबर, अब ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी मतलब PB डैश बटे, अब इसकी जे वाली भुजा तो जो त्रिभुज लिया था उसकी PB भुजा, PB जे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? प्रमेय से। किससे? प्रमेय से। इस तरह की गणित में प्रमेय है, प्रमेय से। A डैश B डैश बटे AB और PB डैश बटे PB, ये हो गई। अब आप A डैश B डैश क्या है? आपने यहां देखो उपरोक्त से मान लिखिए। A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है A डैश B डैश। इसका मान काय से है? प्रदर्शित करते हैं I से। तो उपरोक्त से मान रखने पर, उपरोक्त से मान रखने पर, जरा मैं देख लूं इतना नीचे का दिखाई देता है कैमरे में कि नहीं दिखाई देता है? उपरोक्त से मान रखेंगे तो A डैश B डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं? देखिए उपरोक्त से माइनस I लिख सकते हैं इसकी जगह, बटे AB की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इधर देखिए O लिख सकते हैं, बराबर PB डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस V, और PB की जगह आप क्या लिख सकते हैं? माइनस U। अब आप जानते हैं अब आप क्या जानते हैं कि माइनस से माइनस हट जाएंगे तो आपका जो आ जाएगा, अब यहां देखिए, मतलब आपका आ गया माइनस I बटे O बराबर V बटे U आ गया, या I बटे O बराबर, ये माइनस का चिन्ह इसमें लगा दीजिए, माइनस V बटे U। और आपने इसके पहले पढ़ चुके M बराबर आपने क्या पढ़ा था? I बटे O, I बटे O पढ़ा था कि नहीं? तो I बटे O किसके बराबर होता है? M के बराबर, रेखीय आवर्धन के बराबर। तो ये जब रेखीय आवर्धन के बराबर है तो ये भी रेखीय आवर्धन के बराबर हो गया, क्योंकि ये आपस में क्या है? बराबर। तो लिखेंगे रेखीय आवर्धन से,
आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से। चलिए हमने लिखा रेखीय आवर्धन से, तो m बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे U। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किसका व्यंजक प्राप्त हुआ या किसका सूत्र प्राप्त हुआ? रेखीय आवर्धन का। लिख लें, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है, यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है। m बराबर I बटे O बराबर माइनस V बटे U। ये आपका कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से पाठ समाप्त हो गया। अब रह गए हैं आपके सवाल। अब मैं इसको मिटाना चाहूँगा। आपने लिख लिया है, आप इसको उतार लीजिए, तब तक मैं फिजिक्स की बुक उठा रहा हूँ। अब मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूं। आप अपनी बुक निकाल लें, राजू प्रकाशन की विज्ञान की बुक में फिजिक्स वाला जो दी गई है, फिजिक्स वाला टॉपिक, उसे पहले पाठ को निकाल लें, उसके उदाहरण देखें। मैं मिटा रहा हूं, आपने ये सब चित्रित बना लिए होंगे। हाँ, उदाहरण 1 देखेंगे आप लोग। उदाहरण 1 बुक में पहला क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोले तो क्या दे रहा है? R, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को काय से प्रदर्शित करते हैं आप लोग? R से। तो उसने लिखा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरी बुक में, जो बुक में लिए हूँ, ये 25 पेज पर है। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1/25। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 1 है और 25वें पेज पर है। EX का मतलब एग्जाम्पल। इन्होंने लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोले तो R कितना दे रहे हैं? 40 सेंटीमीटर। दूसरा इन्होंने क्या दिया? इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? फोकस दूरी आपसे पूछिए। मतलब फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं? स्मॉल f से। फोकस दूरी f बराबर आप क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? बताइए। अब ये जो चीजें अब ऐसा सूत्र आप देखिए कि जिसमें F भी पढ़ता हो और R भी पढ़ता हो। तो आपने पढ़ा था F बराबर R/2 पढ़ा था। R कितना है आपका? 40 और बटे 2, तो 2 से 40 में भाग दो, 20 बार जाएगा। F बराबर 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया? फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। आपने इस तरह से लगाया। ऐसे ये सवाल लगाने हैं आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल समझिएगा। अन्य सवाल अब आप मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही रहने दें, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। आप ऐसा करिएगा, सारे सूत्र, डेरिवेशन जो भी कुछ इस चैप्टर में है, सबको एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।